बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे सेल ऑफ बिजनेस पढ़ रहे थे। हम ये पढ़ रहे थे कि अमूमन क्या होता है हमारे पास कंपनीज जो होती हैं वो पार्टनरशिप भी बाय करती हैं, वो सोल ट्रेडर के बिजनेस को भी बाय करती हैं, मतलब टेक ओवर करती हैं उनको। ठीक है। तो जब बाय एंड सेल होती है तो एक होता है बायर, एक होता है सेलर, एक होता है बायर और एक होता है सेलर। तो ये दोनों अलग अलग अकाउंटिंग करते हैं। बायर अलग अकाउंटिंग करता है, सेलर अलग अकाउंटिंग करता है। सेलर ये अकाउंटिंग करता है कि भाई मेरा बिजनेस सेल आउट हो रहा है तो मुझे प्रॉफिट एंड लॉस कितना होगा और मैं घर कितने पैसे लेके जाऊंगा, दैट्स इट। सेलर ये अकाउंटिंग करता है। बायर ये अकाउंटिंग कर रहा है, मैं किसी बिजनेस को बाय कर रहा हूँ तो मेरे एसेट, लायबिलिटी एंड कैपिटल में क्या चेंजेस आएंगे, दैट्स इट। ठीक है। तो उसकी अकाउंटिंग अलग होती है और सेलर की अकाउंटिंग अलग होती है। ठीक है। सेलर वो होता है जिसका बिजनेस सेल आउट हो रहा है, बायर वो होता है जो बिजनेस को बाय कर रहा है। तो ये एक टॉपिक के अंदर दो टॉपिक हैं, एक टॉपिक के अंदर दो टॉपिक हैं। ठीक है। तो हम जो पढ़ रहे हैं, हम सेलर का व्यू पढ़ रहे हैं कि जो बिजनेस सेल आउट हो रहा है, जो बिजनेस बिक रहा है, वो अकाउंटिंग में क्या करेगा। तो वो पहला काम ये करता है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाता है। क्यों बनाता है? प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए। मेरा बिजनेस खत्म हो गया है तो प्रॉफिट एंड लॉस कितना आएगा। तो ये डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ ऊपर से। तो सेलर क्या करता है, तीन तरह के अकाउंट्स बनाता है, तीन तरह के। नंबर वन, रियलाइजेशन अकाउंट टू कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस। तो ये क्या करेगा, जितने भी एसेट्स उसके पास लिखे हुए हैं एसएफपी में, वो डेबिट साइड पे लिखेगा। एसेट्स को कर देगा क्रेडिट और रियलाइजेशन अकाउंट को कर देगा डेबिट, ताकि सारे एसेट अकाउंट खत्म हो जाए, सिवाय बैंक के। समटाइम ये होता है कंपनी बैंक अकाउंट नहीं ले रही होती। ठीक है। वो क्योंकि बैंक में कोई फायदा नुकसान नहीं है कंपनी को। बैंक में अगर आपका 10,000 रुपए बैलेंस है तो कंपनी को भी 10,000 मिलेगा, तो वो बैंक अकाउंट छोड़ देती है ताकि आप लोग पैसों की डीलिंग वगैरह कर सकें। बाकी सारे एसेट ले रही होती है। तो आपने बैंक का बैलेंस नहीं लिखना अगर कंपनी नहीं ले रही। कंपनी ले रही है बैंक अकाउंट भी, तो उस सूरत में बैंक का बैलेंस भी यहां पर आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद लाइबिलिटीज, जितनी भी लाइबिलिटीज है वो हम क्या करते हैं, उनको क्लोज ऑफ करते हैं। मतलब लाइबिलिटीज डेबिट हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है। लाइबिलिटीज कौन सी आ सकती हैं, आपका ट्रेड पेबल इसके अंदर आएगा। ठीक है। चाहे ये बात याद रखें, कभी कभार पेपर में होता है कि जो बिजनेस हमारा बिजनेस बाय कर रहा है, जो बायर है, वो ट्रेड पेबल नहीं ले रहा, वो ट्रेड रिसीवेबल नहीं ले रहा, भले नहीं ले रहा हो, लेकिन हमें उनको खत्म करना होता है। जब बिजनेस खत्म होगा तो उनको पेमेंट करनी होती है, तो हम लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। यहां तक मेरे साथ हैं? आर जी यू गाइस सर। विद मी? तो जी उसके सर। बाद सर हम क्या करेंगे, जितने भी एसेट्स हैं इनको रियलाइज करेंगे। रियलाइज किसे करेंगे? कुछ के तो कंपनी एक प्राइस दे देगा उसको, यानी कंपनी क्या कर देगी, जो भी एसेट ले रही है वो उसकी एक प्राइस दे देगी। उसको प्यार से कहता है परचेज कंसीडरेशन, परचेज कंसीडरेशन। तो जो उसने प्राइस हमें पे की है वो एज इट इज लिखे हैं, उसको तोड़े नहीं, उसको ब्रेक नहीं करें। जो टोटल प्राइस है वो एज इट इज आप लिखते हैं। फॉर सपोज वो 1,00,000 रुपए में पे कर रहा है परचेज कंसीडरेशन, तो आपने एज इट इज यहाँ पे 1,00,000 रुपए लिख देने, एज इट इज 1,00,000 रुपए लिख देने हैं। ठीक है। कभी कभार क्या होता है बच्चे इसको ब्रेक करके लिखते हैं, ऐसा नहीं करें। आपने टोटल अमाउंट यहाँ पे लिखना है, जो हमें अमाउंट पे कर रहा है वो आप एज इट इज लिखते हैं। अब वो उसमें लैंड के कितने बनते हैं वो आप सब छोड़ दें, जो वो टोटल अमाउंट पे कर रहा है वो आप यहाँ क्रेडिट कर दें। ठीक है। जैसे डिस्पोजल अकाउंट होता है कि सेलिंग प्राइस आप यहाँ लिखते हैं, ऐसे ही आप यहाँ लिखते हैं। उसके अलावा बहुत सारे एसेट ऐसे होंगे जो कंपनी नहीं लेके जाएगी, जैसे ट्रेड रिसीवेबल है, उसको आप फिर खुद पेमेंट करेंगे। तो अगर कोई एसेट ऐसा है जो कंपनी ने नहीं लिया तो उसको फिर आपने बेचा होगा, उसको आपने जाके क्या नाम है उससे पैसे रिकवर किए होंगे, वो आप यहाँ लिखते हैं क्रेडिट साइड पर। यहाँ पे उसकी कॉस्ट आ रही होगी, यहाँ पे उसके अगेंस्ट जो रियलाइज बनी है वो आ रही होगी, तो प्रॉफिट लॉस मालूम करने में आसानी होगी। तो ट्रेड रिसीवेबल से कितने पैसे लिए, अगर ट्रेड रिसीवेबल कंपनी नहीं लेकर गई वो आप। कोई एसेट ऐसा है जो पार्टनर लेकर गया है तो उसकी एग्रीड वैल्यू क्या है वो आप लिख दें। ये ड्राइंग है एक किस्म की। तो पार्टनर का कैपिटल डेबिट हो जाएगा और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटीज अगर कंपनी नहीं लेके जा रही तो आप पेमेंट कर रहे हैं, तो लाइबिलिटीज को कितनी पेमेंट की आप लिख लें। ठीक है। और उसके अलावा सम टाइम ये होता है कि हमारा कुछ खर्चा भी आता है, नीलामी करवाते हैं, ऑक्शन करवाते हैं, कुछ खर्चा भी आता है, उसको हम रियलाइजेशन कॉस्ट या डिसोल्यूशन कॉस्ट कहते हैं, वो आप यहाँ लिखेंगे। बैंक से पैसा जा रहा है, बैंक क्रेडिट हो जाएगा और ये डेबिट हो जाएगा। दोनों साइड का आप टोटल करेंगे, दोनों साइड का आप टोटल करेंगे। अगर क्रेडिट साइड हायर आ रही है तो ये हमारा गेन है और डिफरेंस आपके पास यहाँ आएगा। वो डिफरेंस आपने बांटना है, पार्टनर का शेयरिंग दिया होगा उसमें आपने बांटना है। अगर डेबिट साइड हायर आ रही है तो ये हमारा लॉस है, डिफरेंस इस साइड आ रहा होगा, तो जो भी डिफरेंस आ रहा है वो अपने पार्टनर के शेयरिंग रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देना है। दो पार्टनर है, दोनों में बांट दें जो भी डिफरेंस आ रहा है, ये हमारा लॉस है। यहां तक मेरी बात क्लियर है?
इज इट क्लियर? यहाँ तक जी मेरी सर। बात क्लियर है आपको? ईश्वर बेटा, महम बेटा, यहाँ तक मेरी बात क्लियर है? हाँ सर। ठीक है। प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर में? इसके अंदर एक इश्यू क्या है, सेलिंग प्राइस है ना, वो कभी कभार सीन ये करता है कि सेलिंग प्राइस आपको एज इट इज नहीं बताएगा। जो परचेज कंसीडरेशन है, जो परचेज अगर एज इट इज बता दे तो बहुत अच्छी बात है। सम टाइम क्या करेगा वो, पेपर में आपको परचेज कंसीडरेशन अगर गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, हम लिख देंगे जाके। लेकिन सम टाइम ये करता है वो आपको डायरेक्टली नहीं देता, डायरेक्टली आपको परचेज कंसीडरेशन नहीं देता, डायरेक्टली नॉट गिवन। तो हम क्या करेंगे सर? अगर परचेज कंसीडरेशन नहीं दी हुई, डायरेक्टली नहीं बताया सेलिंग प्राइस क्या है, तो हम क्या करेंगे? तो हमारे पास फिर देन तीन तरीके होते हैं फाइंड करने के। कितने तरीके होते हैं? तीन तरीके होते हैं फाइंड करने के। सबसे पहला तरीका क्या है हमारे पास? सबसे पहला तरीका हमारे पास ये है, नंबर 1, मल्टीपल ऑफ एवरेज प्रॉफिट। मल्टीपल ऑफ एवरेज प्रॉफिट क्या मतलब? कई सवाल आए हैं जिसमें उसने कहा है कि परचेज कंसीडरेशन वाज परचेज consideration was 3 times of past 2 years एवरेज प्रॉफिट। क्या मतलब है? मतलब उसने ये किया, फॉर सपोज ये 2020 चल रहा है, तो उसने 2019 का प्रॉफिट बताया कितना है, 1 लाख, फॉर सपोज 2019 का प्रॉफिट, और 2018 का प्रॉफिट बताया फॉर सपोज कितना है, 1,20,000। ये बताया हुआ सवाल में कि एक पार्टनरशिप है, उसका 2019 में प्रॉफिट आया था 1 लाख, 2018 में आया था 1,20,000। ये प्रॉफिट बताया हुआ है। और ऊपर सवाल में क्या लिख रहा है कि भाई जो हमारा परचेज कंसिडरेशन है वो गिवन नहीं है, वो नहीं बताई उसने। लेकिन उसने उसने टेक्निक ये दी है कि परचेज कंसिडरेशन क्या है, 3 टाइम्स, यानी मल्टीपल है, मल्टीप्लाई ऑफ पास्ट 2 ईयर एवरेज प्रॉफिट। तो आपने क्या करना है, ये जो 2 साल का प्रॉफिट है इसका आप क्या निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे, एंड देन मल्टीप्लाई बाय 2 करो, जो उसने टाइम्स बोला है, मल्टीप्लाई बाय 3 कर दें। ये कहलाता है मल्टीपल ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बड़ा आसान सा तरीका है। आप 1,20,000 प्लस 1 लाख डिवाइडेड बाय, कितने साल का प्रॉफिट है सर? 2 साल का प्रॉफिट है, आपके पास एवरेज आ जाएगा। जो आंसर आ जाए उसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दें, क्योंकि इसने लिखा हुआ है कितने टाइम्स होगा, 3 टाइम्स होगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1,10,000, ओ सॉरी 3,30,000। 2,20,000 डिवाइड बाय, ये हो जाएगा 1,10,000, और आंसर कितना आ जाएगा, $3,30,000। तो ये हमारी हो जाएगी परचेज कंसिडरेशन। और इसको फिर आपने क्या करना है, एज इट इज, एज इट इज एज अ सेलिंग प्राइस यहां लिख देना है। यहां तक मेरी बात क्लियर है? ये वाला पॉइंट क्लियर है? हसीब बेटा, जी सर। जी सर। अपना हसीब, हसीब मैं आपसे मुखातिब हूँ, आप अगर मेरे सामने मौजूद है तो बहुत अच्छी बात है, अपनी खूबसूरत आवाज में यस सर बोल दें। हसीब बेटा, आर यू देयर? इतने प्यार से बात कर रहा हूँ, मुझे बता तो सही यार। हसीब, लग रहा है सो गया है बेचारा। हसीब सर बेटा, आवाज दूसरा आवाज आ रही है तरीका। मेरी? हम्म, नहीं, आप भले। ठीक है, चलो मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। हसीब भाई मेरे ख्याल से कहीं मेरे लेक्चर के दौरान, कभी कभार अच्छा लेक्चर होता है ना, बंदे खुश हो जाते हैं, कहीं और सर यादों में दूसरा गुम हो। दूसरा तरीका अकाउंट से फाइंड करेंगे। मैं आ रहा हूँ बेटा, मैं आ रहा हूँ सारे तरीके पे। सर क्या इसमें कोई फिरकी हो सकती है? क्या इसमें वो सीन कर सकता है? यस सर कर सकता है। वो सीन ये कर सकता है कि वो आपको बोलेगा 3 टाइम्स ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट, 3 टाइम्स ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट, ठीक है, या इस साल का प्रॉफिट कर दें, 3 टाइम्स ऑफ
लास्ट ईयर प्रॉफिट या इस साल का प्रॉफिट, और प्रॉफिट दे ही नहीं, प्रॉफिट दे ही नहीं, तो सर प्रॉफिट कैसे फाइंड करेंगे? तो सोल ट्रेडर का प्रॉफिट कैसे फाइंड कर सकते हैं? अगर उसने आपको, सोल ट्रेडर का वैसे आया नहीं है, लेकिन अगर सोल ट्रेडर का सीन कर दे, मतलब आपको क्लोजिंग कैपिटल दे दे, ओपनिंग कैपिटल दे दे, ड्राइंग दे दे, तो सोल ट्रेडर का कैसे फाइंड करेंगे? तो आप सबको एक इक्वेशन याद होगी, एक इक्वेशन याद होगी, इनकम रिकॉर्ड आपने पढ़ी थी, तो आप सबको पता है ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, अगर हम कोई सोल ट्रेडेड बिजनेस को बाय कर रहे हैं तो उसकी परचेज कंसेशन क्या होगी, तो उसमें हम प्रॉफिट कैसे फाइंड करेंगे? क्योंकि मसला है 3 टाइम्स तो मेरे पास है, मुझे पता है कि प्रॉफिट को मल्टीप्लाई बाय 3 टाइम्स करना है, लेकिन प्रॉफिट कितना है? तो पेपर में क्या करेगा, आपको क्लोजिंग कैपिटल दे देगा, ड्राइंग दे देगा, ओपनिंग कैपिटल दे देगा। प्रॉफिट फाइंड कर सकते हैं माम बेटा? जी सर। प्रॉफिट सर सॉरी सर। कैसे फाइंड कर दें? क्लोजिंग कैपिटल लिख दें, ड्राइंग लिख दें, ओपनिंग कैपिटल लिख दें। उसने ओपनिंग एसेट एंड लायबिलिटीज दिए होंगे, एसेट में से लायबिलिटीज माइनस कर दें, ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। क्लोजिंग कैपिटल सवाल में गिवन होगा, ड्राइंग गिवन होगी। ऐसा आया नहीं है, वैसे ऐसा आया नहीं है, लेकिन ए लेवल है, वो घुमा सकता है आपको। सर ठीक है, अच्छा, हाँ जी बेटा, जी बेटा। सर A2 में वैसे रेशियोज नहीं, क्या वो रेशियो के फॉर्मूले से प्रॉफिट ऐसे पूछ सकता है, मतलब रेशियो के फॉर्मूला से फाइंड करो? यार कर सकता है, दिमाग तो वो तो सर बैठा होता है। वो तो एज नई के चीज, टॉपिक। देखिए वो हर साल नई चीज देने का होता है, वो कोशिश करता है कि नई से नई चीज दूं, तो वो प्रॉफिट रेशियो से भी करवा सकता है। आपको प्रॉफिट मार्जिन दे दे या रॉस दे दे कि रॉस इतना था, कैपिटल एम्प्लॉयड इतना था, उसके जरिए भी प्रॉफिट फाइंड कर सकते हैं। दिमाग तो वो घुमा सकता है। मैं वो बता रहा हूँ जो पेपर में आ चुके हैं, ठीक है ना, जो नहीं आए वो नहीं बता रहा, लेकिन आ सकते हैं, जो आपके ना आ सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ तक मेरे साथ हैं अबू बकर बेटा, माहम बेटा, हसीब बेटा? अच्छा, लेकिन ज्यादातर पेपर में सवाल आए हैं जिसमें प्रॉफिट उसने घुमाया है, वो सोल ट्रेडर का नहीं आया, वो पार्टनरशिप का आया। अच्छा, आप सबको पता है पार्टनरशिप में हम क्या करते हैं? करंट अकाउंट बनाते हैं। हाँ सर। पार्टनरशिप में हम क्या करते हैं? करंट अकाउंट बनाते हैं। हम कैपिटल को फिक्स रखते हैं, मतलब कैपिटल के अकाउंट में कोई चेंजेस नहीं लेके जाते। पार्टनर को कोई सैलरी देनी है, पार्टनर ने कोई ड्राइंग की हुई है, तो वो हम कैपिटल के अकाउंट में लिखते ही नहीं है। हम कैपिटल को क्या करते हैं? फिक्स रखते हैं, ताकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मालूम करना आसान हो जाए, ताकि ऑनर को पता लगे कि मैंने कितनी ड्राइंग की, अलग से उसको पता लगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? ड्राइंग हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरी हो गई, जो भी एडजस्टमेंट है वो करंट अकाउंट में करते हैं। तो प्रॉफिट भी कहाँ आता है? करंट अकाउंट में आता है। ठीक है, तो पार्टनरशिप में आपको पता है, फॉर सपोज अगर ओपनिंग कर सर जी जी बेटा। सर सोल ट्रेडर वाला फिर से समझा दें। सोल ट्रेडर वाला बेटा, सोल ट्रेडर की जो आप वो बनाते हैं, एसओएफपी बनाते हैं, तो आप सबसे पहले क्या लिखते हैं? ओपनिंग कैपिटल, मतलब कैपिटल एट बिगिनिंग लिखते हैं एसओएफपी में, फिर प्रॉफिट एड करते हैं, फिर ड्राइंग माइनस करते हैं, तो आखिर में क्या आता है? क्लोजिंग कैपिटल आता है। ठीक है, आप आखिर में क्या आता है? हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल आता है। तो ऐसा सवाल आया नहीं, लेकिन आपको वो क्लोजिंग कैपिटल दे दे। ठीक है, एसओएफपी में जो कैपिटल होता है वो क्लोजिंग होता है, जो सब कुछ करके लिखा होता है वो क्या होता है? हमेशा क्लोजिंग होता है। आपको क्लोजिंग कैपिटल दे दे और आपको बोले ड्राइंग इतनी की थी और साल के शुरू में इतना कैपिटल था, आपको दे दे, तो प्रॉफिट फाइंड कर सकते हैं? यस सर। आप यहाँ लिखें क्लोजिंग कैपिटल, यहाँ लिखें ड्राइंग, यहाँ लिखें ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल में से ड्राइंग माइनस करें, जो आंसर आ जाए वहां ले जाए, या आप ड्राइंग को उस तरफ ले जाएं, ओपनिंग कैपिटल को उस तरफ ले जाएं, तो प्रॉफिट किसके बराबर हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है, माइनस ओपनिंग कैपिटल, और क्या हो जाएगा? प्लस ड्राइंग हो जाएगा। ड्राइंग यहाँ माइनस, क्लोजिंग कैपिटल न्यू वैल्यूज पे निकलेगा। क्लोजिंग कैपिटल तो दिया होगा ना आपको, तो आप क्यों निकाल रहे हैं? क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ होगा आपको। ऐसा आया नहीं सवाल, आ सकता है। अच्छा अबू बकर बेटा मेरे साथ हो? जी सर। अबू बकर बेटा जी। जी सर। अच्छा जी, तो मैं ये कह रहा था हमारे पास जो करंट अकाउंट होता है ना, सारी चीजें उसमें ही जारी होती हैं। ठीक है, पार्टनरशिप में, तो पार्टनरशिप में हम कैसे फाइंड करेंगे? पार्टनरशिप में दो तरीके हैं फाइंड करने के प्रॉफिट के। एक तरीका तो ये है, आप सब लोगों ने एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया आप सब लोगों ने, याद आ रहा है पार्टनरशिप का एप्रोप्रिएशन अकाउंट? जी सर। जी सर। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? प्रॉफिट लिखते हैं। ठीक है, हम प्रॉफिट लिखते हैं।
फिर प्रॉफिट में से हम क्या माइनस करते हैं? पार्टनर को हम क्या चीज देते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब बकर बेटा आपने ये नहीं पढ़ा होगा पार्टनरशिप, तो आपको थोड़ी परेशानी होगी, तो आप सुन लें खाली। पार्टनरशिप में होता है कि जो भी प्रॉफिट होता है ना, प्रॉफिट फॉर द ईयर जो होता है, प्रॉफिट फॉर द ईयर, उसमें से हम क्या करते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देते हैं। उसमें हम क्या करते हैं? सैलरी को माइनस कराते हैं। माइक बंद करते हैं बेटा, माइक बंद कर दें। सैलरी को माइनस करते हैं। और अगर कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है तो वो हम ऐड करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से लेना होता है, तो ये एक फायदे की बात है, इससे प्रॉफिट बढ़ जाएगा बिजनेस का। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देना होता है, सैलरी पार्टनर को देनी होती है। और जो आंसर आता है वो हमारे पास क्या होता है? जो आखिर में आंसर आता है, बैलेंस आता है, वो हम पार्टनर में बांट देते हैं, वो कहलाता है शेयर ऑफ। ये भी बेसिकली माइनस हो रहा होता है, लेकिन हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं? इक्वल कर रहे होते हैं, ठीक है? तो वो हो जाता है शेयर ऑफ प्रॉफिट हो जाता है। तो वो पेपर में क्या सीन करेगा? पेपर में आपको शेयर ऑफ प्रॉफिट बता देगा, पेपर में आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बता देगा, पेपर में आपको सैलरी बता देगा, पेपर में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बता देगा। तो ये सारी चीजें जब आप इस इक्वेशन में लिखेंगे तो आपके पास अल्टीमेटली प्रॉफिट फाइंड हो जाएगा, ठीक है? फिर उस प्रॉफिट को आप मल्टीप्लाई बाय 3 कर दें। मैं एक एग्जांपल करवाता हूँ आपको समझाने के लिए। फॉर सपोज उसने कहा हमने एक पार्टनरशिप बिजनेस को बाय किया, उसकी एसएफपी दे दी या उसका अमाउंट बता दिया उसने आपको कि 2 पार्टनर थे, ए एंड बी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो ए एंड बी का था, आईओसी का मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसका था 25,000, इसका था 35,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है? उसने आपको वो भी शो कर दिया, सैलरीज भी बता दी। सैलरीज इसकी कितनी थी? 10,000, इसकी कितनी थी? 10,000, ठीक है? उसने आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी बता दिया, इसका कितना था? 5,000, इसका कितना था? 6,000, और शेयर ऑफ प्रॉफिट भी बता दिया। अगर शेयर ऑफ लॉस हो ना तो फिर माइनस में लिखना है आपने, यहाँ पे फिर माइनस में फिगर लिखिएगा आप। शेयर ऑफ लॉस अगर दिया, ओ सॉरी, शेयर ऑफ प्रॉफिट लिख, मैं खुद भी लॉस लिख रहा हूँ यहाँ पर, टेंशन में आ जाएंगे आप लोग। शेयर ऑफ प्रॉफिट उसने दे दिया है कितना? फॉर सपोज 20,000, और यहाँ भी दे दिया 20,000 फॉर सपोज, और आपको बोलता है प्रॉफिट बताओ। तो क्या ख्याल है, प्रॉफिट फाइंड कर सकते हैं? यस सर, फाइंड कर सकते हैं। कैसे? हम लिखेंगे प्रॉफिट इज इक्वल टू, हम लिखेंगे प्रॉफिट, प्रॉफिट में से क्या माइनस होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इन दोनों को आप ऐड कर दें, 25,000 और 35,000, कितना हो जाएगा? सर 60,000। 70,000 नहीं होगा, अच्छा 60,000 होगा, ठीक है, ओके 60,000 हो जाएगा। हम लिख देते हैं 60,000, ठीक है? अच्छा जी, फिर सैलरीज हैं, सैलरीज कितनी हो जाएंगी इन दोनों की? 10,000 प्लस 10,000 कितनी हो जाएंगी? 20,000, ठीक है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है सर, वो प्लस होता है, ठीक है? पार्टनर से लेते हैं हम वो पैसे, तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट में से देना नहीं। तो वो कितना है इन दोनों का मिला के? 5,000 प्लस 6,000, तो ये कितना हो जाएगा? ये 11,000 हो जाएगा। तो हम प्लस कर देते हैं 11,000 इज इक्वल टू, अगर शेयर ऑफ प्रॉफिट है तो प्लस में लिखना, शेयर ऑफ लॉस है तो माइनस में लिखना। 20,000 और 20,000, ये जो है ना, ये हमारे पास प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट में से सब कुछ माइनस करके जो अमाउंट बचा ये वो है, ठीक है? तो ये शेयर ऑफ प्रॉफिट है, रेजिडुअल प्रॉफिट होता है ये। तो ये कितना आ रहा है? 40,000 आ रहा है, मैंने यहाँ लिख दिया 40,000 जी। अब प्रॉफिट कितना हो जाएगा? इन सारी चीजों को आगे पीछे करें, मतलब ये 60,000 है, ये माइनस है, ये -20,000 है, ये हो जाएगा -80,000, -80,000 में आप प्लस करें 11,000, तो ये हो जाएगा आपका -69,000 हो जाएगा। -69 को आप यहाँ ले जाएं तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मुझे बता सकते हैं ये कितना हो जाएगा ये टोटल? सर 1,09,000। 40,000 और -80 प्लस 11 उस तरफ जाएगा, ये हो जाएगा +69,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा ये टोटल? सर 1,09,000। 9,000। 1,09,000, ठीक है? तो आपके पास प्रॉफिट आ गया। देन आपने आखिर में क्या करना है? परचेज कंसिडरेशन फाइंड करने के लिए अगर मल्टीप्लाई बाय 3 है, वो कह रहा है, तो आपने इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करना है। एक तरीका तो प्रॉफिट फाइंड करने का ये हो गया पार्टनरशिप में, कि आप 3 को मल्टीप्लाई कर दें 109,000 से, आपके पास परचेज कंसिडरेशन आ जाएगी। यहां तक मेरे साथ है बेटा? जी सर। कोई इश्यू?
Maham beta, any issue that? sir. जी सर अबू बकर बेटा। जी जी सर वैसे जो ऐसा सवाल अगर फॉर एग्जाम्पल आ भी जाए तो मतलब इसके एग्जामिनर हमें तक मैक्सिमम कितने मार्क्स देगा मतलब टोटल? यार अच्छे मार्क्स देता है। ऐसा सवाल अगर आता है तो एग्जामिनर को पता है कि ये मुश्किल है बच्चों के लिए, और वो उस पर ज्यादा ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ना, सेल ऑफ बिजनेस, ये बहुत आता है, और इसमें उसने सारे तरीके चेक कर लिए हैं। नया तरीका उसके पास बचा नहीं है। अच्छा, नया तरीका क्या है प्रॉफिट का, जो तुम कह रहे थे, रेशो रेशो दे सकता है प्रॉफिट फाइंड करने के लिए। सर वो तो एज तो ये का टॉपिक है ना। पढ़े सेल ऑफ बिजनेस या परचेज ऑफ बिजनेस, इसमें उसने ये कर दिया है कि इससे पहले वो क्या करता था, पूरा सवाल सेल ऑफ बिजनेस का होता था, पूरा सवाल परचेज ऑफ बिजनेस का होता था। अब एक ही सवाल में वो दोनों चीजें चेक कर रहा है, दोनों चीजें चेक कर रहा है, और अब वो यही करता है, यानी चीजों को मुश्किल करने की कोशिश करता है। इस पे ज्यादा मार्क्स। सर 69,000 कैसे आया? ये बता। 69,000 कैसे है बेटा? हमने इन तीनों को जो है ना, ये तीनों जो है हमारे पास, इन सब का सम किया, लाइक -60 -20, ये हो जाएगा -80। -80 में आप +11,000 करें, -80 में से खाली 10,000 अगर सही माइनस करोगे ना, ये हो जाएगा 70,000। तो इन सब का सम हमारे पास आ गया था सही है। -69,000। ये वहां लेकर गए तो प्लस हो गया। ठीक है। अच्छा, एक तरीका पार्टनरशिप में प्रॉफिट फाइंड करने का ये हो गया। सर दूसरा तरीका भी है पार्टनरशिप में प्रॉफिट फाइंड करने का, वो क्या है? ठीक है, ये एक तरीका हो गया पार्टनरशिप में प्रॉफिट फाइंड करने का। एक और तरीका भी है, ये पहला तरीका हो गया, दूसरा तरीका भी आपको लिखवा देता हूं। सर आप थोड़ा सा करंट अकाउंट रिकेव करा देंगे कि मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आता है मेरे ख्याल में। हाँ वो मुझे पता है, मैं वो नहीं लिख रहा ना, वो तो हमें प्रॉफिट फाइंड करना है ना, हमें शेयर ऑफ प्रॉफिट थोड़ी फाइंड करना है। मैं आ रहा हूँ उसके ऊपर, आजान का जवाब दे दूं, मैं इस पे आ रहा हूँ। ये तरीका जरूरी नहीं है आप यूज करें, आप ये वाला तरीका यूज करें ज्यादातर, ऊपर वाला, पर ये मैं ऐसे एहतियातन लिखवा रहा हूँ। करंट अकाउंट मुझे पता है कि ये सारा आता है, ये सारी चीजें आती हैं, मैं क्योंकि ये तो वैसे ही हमें पता है ना। देखें बेटा, मेरा करंट अकाउंट का बैलेंस 1 लाख था फॉर सपोज साल के शुरू में। अब मेरा करंट अकाउंट का बैलेंस कितना हो गया? 3 लाख हो गया। करंट अकाउंट के बैलेंस में जो चेंजेस आती है ना, चेंजेस वैसे तो बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन दो मेन चेंजेस होती हैं, दो मेन चेंजेस होती है। एक होता है प्रॉफिट और एक होता है ड्राइंग। ड्राइंग से करंट अकाउंट का बैलेंस कम होता है और प्रॉफिट से करंट अकाउंट का बैलेंस बढ़ता है। ठीक है, यहां तक मेरे साथ है। ड्राइंग से करंट अकाउंट का बैलेंस क्या होता है? कम होता है, और प्रॉफिट से क्या होता है? करंट अकाउंट का बैलेंस बढ़ता है। तो इफ देर इज नो ड्राइंग, करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस 1 लाख था, क्लोजिंग बैलेंस 3 लाख हो गया, कोई भी ड्राइंग हमने नहीं की, कोई भी ड्राइंग हमने नहीं की, तो इट मीन हमें प्रॉफिट कितना हुआ होगा फिर? माहम बेटा, करंट अकाउंट का बैलेंस दो बातों से चेंज होता है, एक होता है प्रॉफिट, प्रॉफिट से करंट अकाउंट का बैलेंस बढ़ता है, इंक्रीज होता है, और ड्राइंग से सर करंट ये अकाउंट तो का आप बैलेंस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं ना, तो ये करंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट अकाउंट, फिर उसमें तो लोन करंट भी अकाउंट। आता है, हाँ हाँ, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन। लोन, लेकिन मैं बोल रहा हूँ उसको आप इग्नोर कर दें, इंटरेस्ट ऑन लोन को इग्नोर कर दें फॉर सपोज। ठीक है, हम जस्ट सिंपल बात कर रहे हैं, सिंपल। करंट अकाउंट हमारे पास क्या है? अगर हमारे पास क्या है, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है, कोई सैलरी नहीं है, कोई इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं है, तो इसका मतलब जो भी प्रॉफिट होता होगा वो डायरेक्ट आप शेयर करते होगे। ठीक है, जो भी प्रॉफिट होता होगा डायरेक्ट शेयर करते होगे। तो इसका मतलब है ओपनिंग अगर हमारे पास करंट अकाउंट का बैलेंस 1 लाख है और क्लोजिंग बैलेंस 3 लाख है और कोई भी ड्राइंग नहीं की, तो प्रॉफिट कितना हुआ होगा फिर? 2 लाख हुआ होगा, 2 लाख हुआ होगा। ठीक है, तो बताने का मेरा मतलब ये है कि हम ये वाली इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं।
अगर सवाल में ये सारी चीजें नहीं दी हुई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये शेयर ऑफ प्रॉफिट नहीं दिया हुआ, पहले तो आप यही यूज करें क्योंकि ये आसान तरीका है। अगर ये नहीं दिया हुआ, आपको करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, ड्राइंग दी हुई है, क्लोजिंग बैलेंस दिया है, तो फिर ये वाला तरीका भी यूज कर सकते हैं। इसमें आप ओपनिंग करंट अकाउंट का बैलेंस लिखें, अगर क्रेडिट है तो आपने पॉजिटिव लिखना है, ये ख्याल करना है। अगर क्रेडिट बैलेंस है तो पॉजिटिव लिखना है, पॉजिटिव लिखना है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि ये बैलेंस हमें पार्टनर को देना है, ये पार्टनर के लिए फायदे की बात है। और अगर आपके पास क्या नाम है डेबिट बैलेंस दिया हुआ है तो फिर आपने नेगेटिव लिखना है, ये ख्याल करना है। नेगेटिव का मतलब ये हमें उससे लेना है, ड्राइंग फिर उसने ज्यादा की। तो फॉर सपोज अगर 1 लाख हमारे पास साल के शुरू में बैलेंस है और 3 लाख आखिर में, और कोई भी ड्राइंग नहीं हुई, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 2 लाख, वो प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर 50,000 की ड्राइंग हुई है 50,000 की ड्राइंग हुई है तो इट मीन फिर प्रॉफिट ज्यादा हुआ होगा। अगर आपके पास क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है, आपके पास 3 लाख आ रहा है, तो फिर प्रॉफिट ज्यादा हुआ होगा। तो फिर आप ये वाली नीचे वाली इक्वेशन यूज करें और इन सारी चीजों को जो है आप आगे पीछे करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये -50 वहां जाके प्लस हो जाएगा, ये 3,50,000 हो जाएगा, और ये 1 लाख माइनस करेंगे तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा 1.5 लाख का, सॉरी 2.5 लाख का प्रॉफिट आ जाएगा। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? सर हसीब बेटा, अगर करंट अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस होता है तो मतलब हमें उसे देना है। हमें उसे देना है। ये एक किस्म की लाइबिलिटी होती है ना, लाइबिलिटी, आपको पता है हाँ सर। क्रेडिट हाँ बैलेंस सर। आने का क्या मतलब है? कि बिजनेस के ऊपर एक किस्म की लाइबिलिटी है, हमें देना है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको क्या नाम है पॉजिटिव लिख रहे हैं, पार्टनर के एंगल से लिख रहे हैं ना, सर पार्टनर के एंगल से हम सोच रहे एक और चीज पूछनी थी इसमें। हैं। जी पूछें बेटा। ये जो सेकंड मेथड है ना हाँ। सेकंड मेथड रेयर यूज होता है, इतना यूज नहीं होता, मैं नहीं देखा इतना ज्यादा। आपने तो ऊपर सर वाला मेथड यूज कर, मैं पहले आपको वाले में। तकरीबन ऊपर वाले पहले वाले मेथड से ही सवाल कराऊंगा, जितने भी सवाल है हाँ। पहले वाले से कराऊंगा। लेकिन हाँ। फॉर सपोज अगर ऐसा सवाल आ जाता है जिसमें ये दोनों चीजें, मतलब ड्राइंग और ये दिया हो, तो उस सूरत में हम ये करेंगे सेकंड वाला। हाँ बेटा पूछें। सर मैं कह रहा था हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर क्यों नहीं लिखते सर? वो भी तो उसे देना होता है ना हमें। इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है ना, उसका ताल्लुक एग्रीमेंट से नहीं होता। मतलब यानी इफ देयर इज नो एग्रीमेंट तब भी देना है हमें इंटरेस्ट ऑन लोन। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, या इंटरेस्ट ऑन क्या बोलते हैं ड्राइंग हो गया, या सैलरी हो गया, इसका ताल्लुक एग्रीमेंट से होता है। मतलब इफ देयर इज एग्रीमेंट तो एडजस्टमेंट होगी। सर तो इंटरेस्ट वो ऑन भी तो लोन पार्टनर। वो पार्ट देखें, अगर आपका कोई एग्रीमेंट नहीं है, फॉर सपोज इफ देयर इज नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट, तब भी हाँ आपने सर। इंटरेस्ट ऑन लोन, वो कितना है 5% है। अगर आपने पढ़ा हो कि हाँ इफ देयर इज नो एग्रीमेंट तब भी इंटरेस्ट ऑन लोन आपने देना है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो है ना, ये लोन, अच्छा पार्टनर को जब पैसे देने का शौक था तो इन्वेस्टमेंट कर लेता, वो लोन क्यों दे रहा है? फिर आपको एक सवाल पैदा होता है, वो लोन क्यों दे रहा है? मतलब वो लोन एज अ पार्टनर नहीं दे रहा आपको, वो लोन एज एन एक्सटर्नल पार्टी आपको दे रहा है। मतलब वो चाहता है कि भाई ये प्रॉफिट के अलावा है, अगर मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा तो फिर तो प्रॉफिट में से शेयर मिलेगा, तो वो इन्वेस्टमेंट के अलावा दे रहा है आपको। इसीलिए हम उसको सेपरेट ट्रीट करते हैं, उसको उसमें से माइनस करवाते हैं, एक्सपेंसेस के तौर पे ट्रीट करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन को। माहम बेटा, सर गाइस, वैसे जी सैलरी सर। दोनों पार्टनर को मिल सकती है एक साथ? क्या मतलब क्या करें? मैं कह रहा हूँ वैसे सैलरी तो जैसे मैंने पढ़ा है ना, वो एक ही पार्टनर को मतलब मिलती है, तो दोनों को भी मिल सकती है सर सैलरी? अगर दोनों पार्टनर काम करते हैं ना, हमारे पास रॉकफोर्ड में जितने भी पार्टनर है सारे काम कर रहे हैं, जितने भी हैं सारे के सारे काम कर रहे हैं। वैसे जैसे जुनैद जमशेद है ना, तो जुनैद जे डॉट के अंदर मतलब एक पार्टनर काम करता है, बाकी पार्टनर बैठे होते हैं। तो अगर अगर ऐसा बिजनेस है कि एक ही पार्टनर काम कर रहा है, बाकी स्लिपिंग है, फिर तो एक को मिलेगी, लेकिन सारे ही काम करते हैं फिर सबको मिलेगा। अच्छा। ठीक है, हम आगे चलते हैं, हमारा टाइम जा रहा है। तो एक तरीका तो ये हो गया, यहाँ तक मेरी बातें क्लियर है? ठीक है। स्क्रीनशॉट ले जी लिया आप सर। लोगों ने? जी चले, सर। अब सेकंड मेथड की तरफ आते हैं। सेकंड मेथड की तरफ आते हैं। सर दूसरा तरीका क्या होगा हमारे पास? दूसरा तरीका क्या होगा? दूसरा तरीका हमारे पास है पेमेंट प्लान। कि हमें कैसे पता लगेगा कि परचेज कंसिडरेशन कितनी बनती है? ठीक है, पेमेंट प्लान क्या है? पेमेंट प्लान ये होता है कि जो आपका बिजनेस बाय कर रहा है ना उसने आपको टोटल सेलिंग प्राइस नहीं बताई, लेकिन वो जब हमें पे करेगा तो जरूर वो पे कैसे करेगा? तो पे करने का तरीका ये होता है कि जो हमारा बिजनेस बाय करता है वो डिबेंचर इशू करता है,
वो क्या करता है, डिबेंचर इशू करता है, वो शेयर्स इशू करता है, और उसके अलावा वो हमें कैश देता है। ये 3 नॉर्मल तरीके होते हैं। जो भी कोई कंपनी हमारा बिजनेस बाय करेगी, कौन बाय करेगी? कंपनी। तो कंपनी के पास एक तरीका ये होता है कि भाई हमें वो डिबेंचर इशू करे, मतलब जो जो उसको पेमेंट करनी है वो लोन के तौर पे हमसे ले ले और हमें हर साल इंटरेस्ट देता रहे। दूसरा तरीका ये है कि वो हमें हमारी कंपनी में शेयर दे दे, अपनी कंपनी में क्या कर दे, शेयर्स दे दे उन पैसों के अगेंस्ट जो उसको देने हैं। मतलब वो हमसे पैसे नहीं लेगा, पार्टनर से पैसे नहीं लेगा, उनके अगेंस्ट वो शेयर दे देगा उसको, और उसके अलावा वो कैश दे देगा। 3 चीजें ज्यादातर पेपर में वो देता है। तो कभी कभार ये होता है कि वो टोटल सेलिंग प्राइस नहीं बताएगा आपको। आर यू गाइस विथ मी? ईश्वर बेटा, माहम बेटा, वो टोटल सेलिंग प्राइस नहीं बताएगा। वो आपको डिबेंचर जो इशू किया है उसकी वैल्यू बता देगा, शेयर जो इशू किया है उसकी वैल्यू बता देगा, और कैश जो इशू किया है उसकी वैल्यू बता देगा। तो इन तीनों का हम सम करेंगे तो हमारे पास क्या कहलाएगा? वो टोटल सेलिंग प्राइस कहलाएगी। कैसे सम करेंगे, मैं जरा आपको लिख के देता हूँ। फॉर सपोज कंपनी ने $1 लाख, कंपनी ने इशू किया $1 लाख के डिबेंचर। अच्छा, हम सबकी मार्केट वैल्यू लेते हैं, ठीक है। डिबेंचर, कंपनी ने 1 लाख ऑर्डिनरी शेयर इशू किए, ordinary shares of $1 at $1.3। अच्छा, शेयर वैसे $1 का था लेकिन कंपनी ने हमें $1.3 में दिया, ठीक है। और हमें क्या किया, 1 लाख रुपीस का हमें कैश दिया। 1 लाख हमें क्या दिया, कैश दिया। क्वेश्चन ये पैदा होता है कि व्हाट इज द सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस के लिए हम मार्केट वैल्यू लेते हैं। मार्केट वैल्यू से मुराद कि डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी है, 1 लाख। फेस वैल्यू पे इशू किया है, पार वैल्यू पे इशू किया है। फेस वैल्यू, पार वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू एक ही बात है, यानी जितने का था उतने का दिया है, तो हम एज इट इज उतना ही लिखेंगे। तो ये कितना है, 1 लाख, तो मैं यहाँ लिखूंगा 1 लाख। कभी कभार ये होता है कि वो डिस्काउंट पे देता है, मतलब ऐसा आया नहीं सवाल, आज तक नहीं आया, लेकिन ऐसा हो सकता है कि 1 लाख का डिबेंचर है और हमें वो 10% डिस्काउंट पे दे, तो फिर हम 1 लाख नहीं लिखेंगे, 10% इसमें से माइनस कर देंगे। पर ऐसा आया नहीं आज तक। अच्छा, इस पे आते हैं, नंबर 2। 1 लाख ऑर्डिनरी शेयर हमें दिए, वो शेयर थे $1 के, मतलब ये फेस वैल्यू थी, ये उनकी नॉमिनल वैल्यू थी, ये पार वैल्यू थी। पर हमें कितने पे दिए, 1.3 पे। तो आपने 1 लाख को मल्टीप्लाई बाय 1.3 करना है, मार्केट वैल्यू लेनी है। सेलर की बुक्स में हमेशा मार्केट वैल्यू आती है, ठीक है। तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 1.3 कितना हो जाएगा, 1,30,000। और कैश कितना दिया है, 1 लाख दिया है, आप कैश 1 लाख लिख दें। और इन सर तीनों का प्रीमियम तो आप अलग निकालते हैं ना, उसका अलग करके बेटा, लिखते हैं ना। हाँ, प्रीमियम जो अलग करके लिखते हैं वो परचेज बायर की बुक में लिखते हैं, बायर की बुक में, सिर्फ बायर की बुक में लिखते हैं। हमारे पास 2 बंदे अकाउंटिंग करते हैं, टॉपिक एक है लेकिन अकाउंटिंग 2 बंदे करते हैं। वो कंपनी क्या करती है, कंपनी के पास प्रीमियम का अलग अकाउंट होता है और ऑर्डिनरी शेयर का अलग अकाउंट होता है, तो उसको सेपरेट करना जरूरी है। पार्टनर तो को सेलर प्रीमियम क्या सिर्फ कहते इतना हैं, ही लिखना है। सेलर हमेशा मार्केट वैल्यू लेता है, बस एक ही वैल्यू उठाता है, दैट इज मार्केट वैल्यू। वो उसको सेपरेट नहीं करता। बायर क्या है, बायर कंपनी है, तो कंपनी के पास जो एसओएफपी आती है उसमें शेयर प्रीमियम का अलग अकाउंट होता है, ऑर्डिनरी शेयर का अलग अकाउंट होता है। तो वो अपने पास क्या करेगा, 1 लाख सेपरेट करेगा और 30,000 सेपरेट करेगा, ताकि प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सके, दैट्स इट, ठीक है। और 1 लाख कैश दिया, हम 1 लाख जी कैश सर। प्लस कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 3,30,000। ये कितना हो जाएगा, 3,30,000। तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, परचेज कंसिडरेशन, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास सेलिंग प्राइस। यहां तक मेरे साथ है बेटा? जी सर। ठीक है। अगर ये समझ में आ गया तो हम तीसरा मेथड भी कर लें, लास्ट वन वाला। एनी इशू, ईश्वर बेटा, अबू बकर बेटा, अबू बकर आर यू देयर? ठीक है। अच्छा जी, हम तीसरा यस मेथड सर। करते हैं, ठीक है। ये तकरीबन जब आप सवाल करेंगे सारे हो जाएंगे, आप परेशान मत होना, सारे के सारे हो जाएंगे। अब तीसरा मेथड करते हैं। सर पेमेंट प्लान भी नहीं बताया हमें, नहीं, बस ये बोला है कि प्रॉफिट का चक्कर तो है नहीं, बस ये बोला है परचेज कंसेंट नहीं बताई हमें। अब तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका हमारे पास होता है कि हम बायर के एंगल से सोचते हैं, बायर के एंगल सोचते हैं। उसने, एक मिनट, फेयर वैल्यू
of assets and liabilities plus goodwill. बायर पता है हमें परचेज कंसिडरेशन क्यों पे करता है? दो बातों के लिए पे करता है, दो बातों के लिए पे करता है। एक तो उसने हमसे एसेट एंड लायबिलिटीज लिए होते हैं, लाइक अगर मैं मिर्ची को बाय करने जाता हूँ और मैं मिर्ची को 12 लाख रुपए देता हूँ, कितने रुपए देता हूँ? 12 लाख रुपए। तो 12 लाख में से फॉर सपोज 6 लाख रुपए उसके एसेट एंड लायबिलिटीज के हो गए, मतलब उसके पास जो मशीनरी पड़ी हुई है, 12 लाख तो कम है, 1 करोड़ कर देता हूँ, ठीक है, 12 लाख बहुत कम है, मैं उसको 1 करोड़ पे करता हूँ। मैं मिर्ची को बाय कर रहा हूँ, मैं जाके 1 करोड़ पे करता हूँ। पिज्जा हट वालों ने, सॉरी मैकडोनल्ड वालों ने क्या किया, मिर्ची को बाय कर लिया, 1 करोड़ उसको पे किया। तो 1 करोड़ में से 50 लाख रुपीज होंगे, वो तो क्या होंगे, वो एसेट एंड लायबिलिटीज के होंगे। मतलब उनके पास मशीनरी पड़ी हुई है, फर्नीचर पड़ा हुआ है, ओवन है, फ्रिज है, बिल्डिंग है, किराए पे फॉर सपोज एडवांस दिया हुआ है। तो 50 लाख रुपए जो है हम उसको किस बात की पे कर रहे हैं? फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज के, कि जो उसके एसेट एंड लायबिलिटीज है उसके। बाकी 50 लाख हम किस बात की पे कर रहे हैं? मिर्ची वाले के पास जो फर्नीचर वगैरह जो कुछ पड़ा हुआ है वो तो 50 लाख का है, बाकी 50 लाख किस बात के पे कर रहे हैं? एनीवन? Goodwill. गुडविल के, सर क्योंकि मिर्ची जो का उसकी नाम है। मतलब एक्सपोर्टेशन है, उसके कस्टमर्स कितने हैं? मैं अगर नया बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, या अभी ईश्वर अभी स्टार्ट करे कासाबाद में, क्या डिफेंस में शॉप खोल ले, बाहर लिख दे ईश्वर तिक्का शॉप, 50 लाख की इन्वेस्टमेंट कर दे, उतने कस्टमर पहले दिन नहीं आएंगे जितने मिर्ची के पास आते हैं। हाँ सर। ठीक है, वो अलग बात है, हसीब को अपने साथ बिठा ले तो पहले दिन रश हो जाएगा, सारे लोग फ्री में खाने आ जाएंगे। तो मेरा बताने का मकसद ये है कि मिर्ची का एक नाम है, मतलब यानी आप अभी जाएं बाय करें, कोई चेंजेस नहीं करें, रश लगा हुआ होगा, ऑर्डर वगैरह की लाइन लगी हुई होगी, तो उस नाम की वो गुडविल पैसे हैं, वो उसको गुडविल कहते हैं। वो रेपुटेशन जो है वो लोकेशन की वजह से भी होती है, अच्छे कस्टमर होने की वजह से भी होती है, और सप्लायर अच्छे होने की वजह से भी होती है, आपका हिस्टोरिकल रिकॉर्ड होता है उस वजह से भी होती है। तो दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, वो आपको बोल देगा कि जो कंपनी में बाय कर रही है वो जो जो एसेट एंड लायबिलिटीज दे रही है उसकी फेयर वैल्यू वो दे देगा हमें। बेटा एक होती है हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है हमारी एसओएफपी में, ये वाली वैल्यू की बात नहीं कर रहा मैं, बात कर रहा हूँ फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू क्या है? जो कंपनी हमसे हमारा एसेट लेती है ना, अगर मेरे पास एसेट 10,000 रुपए का है तो वो जरूरी नहीं 10,000 का ले, वो हमसे कितने का ले, 12,000 का भी ले सकती है, 8,000 का भी ले सकती है। तो आपने कभी सवाल देखा हो तो एसओएफपी के बाद नीचे इंफॉर्मेशन के अंदर आ रहा होता है कि कंपनी जो एसेट हमसे ले रही है उसकी वैल्यू ये लगा रही है, मतलब 12,000, 13,000, 4,000, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। अगर हमारे पास कोई कार है, हमने शो की 1 लाख की, हो सकता है अभी वैल्यू उसकी गिर गई हो। हमारे पास सोना पड़ा हुआ है, हमने शो किया 1 लाख का, हो सकता है उसकी वैल्यू ज्यादा हो। तो फेयर वैल्यू ऑफ एसेट लायबिलिटीज क्या है? जो बायर के एंगल से, बायर हमसे एसेट लायबिलिटी ले रहा है वो, और गुडविल की वैल्यू उसने आपको सवाल में दी होगी अगर ये वाला मेथड लगाना है। तो इन दोनों का आप प्लस करेंगे, इन दोनों का आप सम करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगी? परचेज कंसीडरेशन। तो सीन ये है, अभी नमाज का टाइम है तो ये मैं कल समझाऊंगा, ठीक है? नमाज में सिर्फ